दिल्ली में एमसीडी के एकीकरण के बाद से ही लगातार विवाद हो रहा है। एकीकरण के बाद हेल्थ ट्रेड लाइसेंस फीस में मौजूदा असमानताएं जो थी उसको दूर करने के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन फीस को रिवाइज कर जुलाई से लागू कर दिया गया। 7 जुलाई से इस फैसले का जबरदस्त विरोध हो रहा है। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की अगुवाई में व्यापारी सड़कों पर उतरे और नई नीति का विरोध कर फैसले को वापस लेने की मांग की। सीटीआई का कहना है कि एमसीडी ने ट्रेड लाइसेंस के नाम पर कई गुना फीस बढ़ा दी है, जो गलत है। ये जो व्यापार विरोधी कृत्य बीजेपी शासित एमसीडी ने लिया, जिसमें 50% से लेकर 500% तक की ट्रेड लाइसेंस की बढ़ोतरी की है, आटे की चक्की, मसाले की चक्की, तमाम तरह की जो आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं उसमें 200%, 500% फीस बढ़ा दी। मतलब ऐसा तुगलकी फरमान मुझे समझ में नहीं आता, मानवीय आधार पर भी कोई ले नहीं सकता। किसने ये नोटिफिकेशन बनाया? और हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक बीजेपी शासित एमसीडी, मुझे लगता है बीजेपी पता नहीं क्यों कौन सी दुश्मनी दिल्ली के व्यापारियों से निकाल रही है, क्यों दिल्ली के व्यापार को खत्म करने पे उतरी हुई है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर ट्रेड लाइसेंस फीस बढ़ाई गई है तो ये गलत है, गलत तरीके से बढ़ाई गई है और ये जबरदस्त बोझ पड़ेगा। और क्या इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर भी पड़ेगा? कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे आज। सीटीआई की ओर से विरोध प्रदर्शन के क्या मायने हैं? सीटीआई यानी कि जो विरोध करे, चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ये जो विरोध कर रहे हैं। और देखिए किस किस अगर आप सेक्टर्स को समझेंगे अलग अलग दुकानों का, तो वो भी हम आज आपको बताएंगे। अगर एक किराना शॉप का अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं फिर लाइसेंस फीस देते हैं तो उसमें कितना बड़ा इजाफा है, या फिर आप किसी नाई की दुकान का भी जिक्र करेंगे, ढाबे का, कॉफ़ी शॉप का, नॉन एल्कोहलिक अगर कोई शॉप है या फ्रूट जूस है, सब पर किस तरह से इसका असर होगा आपको बताएंगे। एमसीडी के फैसले का असर आम आदमी पर भी पड़ेगा। सीधा सवाल है ये, अगर व्यापारी से टैक्स लिया जाता है तो व्यापारी कहां से कमाता है? आम जनता से। क्या एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली नगर निगम पर सिर्फ राजनीति ही हो रही है? ये एमसीडी चुनाव नहीं हो रहे हैं, रोज नए विवाद हो रहे हैं, क्या आप ये भी मानते हैं? तो ये कुछ सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं और चर्चा हम इसी से शुरू करेंगे, इसी विषय पर आगे बढ़ाएंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं सभी मेहमानों से। मुकेश सूर्यान जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ, पूर्व मेयर भी रहे हैं। विकास गोयल जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश ठाकुर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आकाश जिंदल, टैक्स एक्सपर्ट है। संदीप भारद्वाज जी, उपाध्यक्ष हैं सीटीआई के। आप सभी का बहुत स्वागत है। संदीप जी, शुरुआत तो आप ही से करेंगे। सर, अगर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, निगम के पास पैसा नहीं है, तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? सर बताइएगा, 2-4 बिंदु रखिएगा सर। हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एमसीडी बिल्कुल भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और इनको हारने के डर से एक तो चुनाव आगे कर दिए, उसके बाद इनके पास फंड नहीं है और अल्टीमेटली इनको व्यापारी नजर आता है, चाहे वो छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो। पहले जीएसटी 28% चले, जिसके लिए सड़कों पे आंदोलन करने पड़े, और अब ये जो टैक्स बढ़ा रहे हैं, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स भी है, जिसमें ट्रेड लाइसेंस टैक्स भी है, इसकी मार जो है व्यापारी में पड़ेगी और अल्टीमेटली ये व्यापार कंज्यूमर में पड़ती है, जनता में पड़ती है। और जनता वैसे ही त्रस्त है, पहले कोरोना का काल चलता रहा, बिजनेस धीरे धीरे लाइन पे आ नहीं रहा है और हम लोग जो है परेशान है इस वजह से कि सरकार जो है अपने भ्रष्टाचार को दूर कर नहीं सकते और व्यापारियों पे दो ही मार करे। बहुत ये गंदा कदम है, जिसके लिए आज सीटीआई ब्रजेश गोयल जी के नेतृत्व में पूरी तरह हमने सड़कों में प्रोटेस्ट किया और हम इसकी आवाज को उठाते रहे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि ये महंगाई से दुनिया परेशान है। और उसके बाद ये टैक्सों की मार अलग से डाल के, इसमें छोटे नाई की दुकान है, चक्की, आटा की चक्की है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, हर व्यक्ति इसमें पीस रहा है। ये अच्छी चीज नहीं है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इनको अपनी कारगुजारियां जो है आज दिल्ली सरकार जो है कम टैक्सों के बावजूद भी अच्छी तरह से चल रही है, ये क्यों नहीं चला पा रहे हैं? ये अपने निकम्मेपन को हमारे ऊपर को थोप रहे हैं, जनता के ऊपर को थोप रहे हैं, व्यापारी के ऊपर को थोप रहे हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आज निगम बंद कर दिए गए हैं, पार्षद वहां आवाज उठाने वाली नहीं है। पहले जितने निगम पार्षद है वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, 5 साल उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और आज ये अफसर जो है अपनी अफसरशाही कर रहे हैं। तो इसका हम पूरी तरह विरोध कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी, ये बिल्कुल नहीं। मैं एक सवाल और आपसे लेती हूँ सर, आपने कहा कि सीधा मार पड़ेगी, कोरोना के बाद से चीजें बहुत बेहतर नहीं रह गई हैं, विशेष तौर पर व्यापार को लेकर। क्या दरों से आप लोगों को दिक्कत है कि नहीं एकदम से ज्यादा इजाफा हुआ? क्योंकि मैं देख रही हूँ अगर पुराने रेट, अगर आप एक किराने की शॉप खोलते हैं तो 240 रुपए था, जो 4,760 रुपए बढ़ जाता है और पूरा 5,000 कर दिया गया है। उसके बाद मैं सिनेमा ऑपरेशंस का भी जिक्र करूं, 250 रुपए ही 500 रुपए था पुराना रेट और अभी 50,000 कर दिया गया, 49,500 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं।
बार्बर की दुकान का भी जिक्र कर लेते हैं। 240 रुपए था, इसे 5000 कर दिया गया, 4760 रुपए बढ़ गए। मतलब मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। आयरन एंड प्रेसिंग क्लोथ, मतलब धोबी की दुकान का भी जिक्र हो जाता है, लॉन्ड्री का भी है, रिटेल स्टोर भी है, कॉफी हाउस भी है, फ्रूट जूस भी है, कैंटीन है, रेस्टोरेंट है। तो आप ये मानते हैं कि इजाफा ज्यादा कर दिया गया, अगर बढ़ाना था तो थोड़ा सा कम बढ़ाते, आप ये कहते हैं सर? हम ये कहते हैं कि इस वक्त आप देखें महंगाई, आज सब्जी है, आटा है, दाल है, नमक है, तेल है, कितना महंगा हो गया। आज घर तो वैसे ही चल रहे, और जैसे आपने जिक्र किया कि नाई की दुकान, एक छोटी छोटी दुकान, एक सैलून जो है, ये आटा की चक्की है, छोटे छोटे हलवाई की दुकानें हैं, इन पे 500 गुना टैक्स लगा के एक तो घर वैसे नहीं चल रहा, तो आप कहां से वसूल कर लेंगे? पहले खुशहाली आए, पहले कोई महंगाई कम हो, पहले कोई पेट्रोल कम हो, पहले लोगों की जेब, आज गुजारा नहीं हो रहा, आज क्राइम बढ़ रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा, तो टैक्स मैं कहता हूँ बढ़ाओ। लेकिन पहले ये देखो आपकी लोग कैसे जी रहे हैं, लोगों का घर का गुजारा नहीं चल रहा, और आप एकदम ही एक एसी रूम पे बैठ के फरमान जारी कर देंगे और आप 500 गुना टैक्स बढ़ा देंगे, तो कहां से देगा आदमी? आज 240 की जगह 5000 रुपए कहां से देगा व्यक्ति? कहां से देगा? नहीं है खाने को, लोग खाने को तरस रहे हैं, बच्चों के ट्यूशनों की फीस देने को, स्कूलों की फीस देने को तरस रहे हैं, तो एकदम से भरमार, ये कोई अच्छी बात है? ठीक है सर, बहुत बुरी बात है। ठीक है। मुकेश सूर्यान जी, आपने सुना, सीटीआई के सदस्य थे और वो अपनी बात रख रहे थे, और मैं क्योंकि बकायदा प्रदर्शन हुआ तो उनके 5 पॉइंट्स थे, मैं एक पॉइंट रखती हूँ अभी, 5 पर बाद में बात करूंगी। वो कहते हैं कि जो दर बढ़ाने का निर्णय व्यापारियों हितधारकों से बिना सलाह मशवरा के लिया गया, एमसीडी के अधिकारियों ने इतना बड़ा फैसला लिया जिसका असर दिल्ली के 15 लाख व्यापारियों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। ऐसा फैसला लेने से पहले किसी ने विश्वास में नहीं लिया उन्हें, क्योंकि इस तरह के निर्णय से बर्बर प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के निर्णय को रोकने और मानवीय आधार पर निर्णय लेने के लिए सरकार को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। भरोसे में नहीं लिया दरअसल। सर, अब आप बताइए किस फॉर्मूले के तहत, किस पैमाने के तहत और आप लोगों ने ये दरें बढ़ाई हैं और इसकी जरूरत किस तरह से थी? सर देखिए, मैं संदीप ठाकुर जी की बातें सुन रहा था, बड़ी ध्यान से सुनी मैंने। संदीप भारद्वाज, इनकी बातों से संदीप भारद्वाज जी, मैंने बड़ा ध्यान से सुना। इनकी बातों में मुझे जनता का जो दर्द था वो कम लगा है, बाकी पॉलिटिकल मुझे ज्यादा लगा है। नगर निगम के चुनाव हो रहे नहीं हो रहे तो संदीप भारद्वाज जी का विषय नहीं होना चाहिए, ठीक है, जनता की तरफ से इस तरह का आना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल इस तरह का स्टेटमेंट देना, चुनाव नहीं हो रहे, बीजेपी के पार्षद, नगर निगम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। संदीप भारद्वाज जी कहीं से एक साबित करे कि इनके साथ कौन सा भ्रष्टाचार हुआ है। पहले सिनेमा का टिकट 200 रुपए था, आज 550 रुपए है, तब कोई नहीं, वो भी पे करता है यूजर ही। लेकिन जब नगर निगम को चलाने की बात आती है, हम तो कह रहे हैं कि टैक्स हमें मजबूरी में बढ़ाना पड़ रहा है। हमने राज्य सरकार से कितना आग्रह किया, राज्य सरकार ने अगर टाइम से पैसा दिया होता, 750 करोड़ रुपए मंथली वर्कर की सैलरी है। एक तरफ ये आवाज उठाते कि तनख्वाह नहीं दी जा रही, तनख्वाह कहां से आएगी? जिस तरह से राज्य सरकार ने निगम को पंगु किया, उस तरह उसको घेरा, उसको कमजोर किया, तो कहीं ना कहीं से रेवेन्यू सोर्सेज तो बढ़ाने पड़ेंगे। आज रेस्टोरेंट वाला अगर कमा नहीं रहा तो टैक्स कहां से, उसको वो कमा रहा है तभी से उससे लाइसेंस की रिन्यूअल की फीस बढ़ाई, और सारी पारदर्शिता के साथ में सब कुछ ऑनलाइन करने का काम किया हमने। कहीं भी किसी से किसी तरह का कोई कैश नहीं लिया जाता, ऑनलाइन सुविधाएं दी जा रही, घर बैठे आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। बार्बर भी है, चाहे वो डेयरी वाला है, चाहे वो होटल वाला है, ढाबे वाला है, व्यापारी तो व्यापार कर रहा है। आप उनके बारे में सोचिए जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और आज दिल्ली की जनता से अगर हम टैक्स की बात करते हैं तो अपील कर रहे हैं सबसे कि आप टैक्स दीजिए। हमने आरडब्ल्यू को उसमें इन्वॉल्व किया है कि आप जितना ज्यादा कलेक्शन अगर आप करा करके देंगे तो उसका रेवेन्यू भी हम जो उसमें आएगा उसका 10% डेवलपमेंट के लिए क्षेत्र में भी देंगे। दिल्ली को चलाना भी है, नगर निगम को अब स्वावलंबी भी बनाना है, वर्कर की सैलरी भी देनी है, सारे काम करने हैं। लेकिन जब व्यापारी का व्यापार बढ़ता है तब कभी नहीं। आज जीएसटी का लगभग 50,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार लेके बैठी है, ये तो उस समय भी विरोध कर रहे थे। आज जीएसटी का जो 50,000 करोड़ कम से कम राज्य सरकार को मिलता है उसमें से रेवेन्यू हमें मिलना चाहिए। जो बीटी है, जो बेसिक टैक्स एनालिसिस, जो जिसका 12.5% हमारा हक बनता है वो भी नहीं मिल रहा है। तो नगर निगम में पूछना चाहता हूं संदीप भारद्वाज से, नगर निगम चलेगा कैसे? वर्करों की सैलरी कहां से जाएगी? सर मुझे एक बात बताइए सूर्यान साहब, ठीक है उसका जवाब तो संदीप जी देंगे। निगम ने अपने आप को, आपने क्योंकि स्वावलंबन का जिक्र किया सर, आत्मनिर्भर, मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगी कि इस तरह से स्वावलंबन को आप ऐसे समझिए कि मतलब एमसीडी खुद ही इतना अर्जित कर ले कि वो डिपेंड ना रहे ना सेंटर पर ना स्टेट गवर्नमेंट पर।
लेकिन सर बार बार एमसीडी पे करप्शन के आरोप क्यों लगते हैं सर? पार्षदों ये आरोप क्यों लगते हैं कि पार्षदों के पास तो गाड़ियां आ गई लेकिन निगम के कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिली? सर मैं एक डाटा और आपके साथ साझा करती हूँ। देखिए आप लोग टैक्स बढ़ाइए, आप लोग जो नियम कायदे कानून है वो सब कीजिए। 2015-16 में एमसीडी को दिल्ली सरकार से 5,908 करोड़ रुपए मिलते हैं सर। 2021-22 में रकम हो जाती है 6,172 करोड़ रुपए। यही रकम नहीं सर मैं बताती हूँ अभी नहीं आप बताइएगा, फिर आपके पास अगर आंकड़े हैं तो आप अपना सोर्स मुझे बताइएगा। और 2010-11 में 1,465 करोड़ रुपए बकायदा आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और ये आंकड़े रखे जाते हैं। मैं जो आपसे पूछना चाह रही हूँ, अगर आप लोगों को स्वावलंबन की चिंता हुई एमसीडी के 15 साल बाद हुई है? नहीं ऐसा नहीं है, पहले समय समय पर चीजें जो कर सकते तो करिए, थोड़ा अभी भी थोड़ा करके बढ़ाया। लेकिन जहां जो लोग फल फूल रहे हैं, जो रेवेन्यू बढ़ रहा है, जो व्यापार अच्छा हो रहा है, आज अगर ये रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट में वही थाली जो आज पहले 100 रुपए की मिलती थी वही थाली 300 रुपए की मिल रही है। ठीक है। अगर हम स्पा की बात करते तो स्पा में जहाँ पहले 500 रुपए चार्ज होते वहां 1,500 रुपए चार्ज हो रहे हैं। तब तो व्यापारी को हमारे कोई कभी चैम्बर वाले नहीं है कि हमारा प्रॉफिट 4 गुना हो गया, आप थोड़ा टैक्स हमें। और ये तो हमारी नागरिक होने के नाते मैं भारद्वाज से अपील करना चाहता हूँ, इनको सहयोग करना चाहिए, इनको अपील करनी चाहिए। नगर निगम एक ऐसी बॉडी है जो दिल्ली को हमेशा साफ और सुथरा सुंदर बनाने के लिए काम करती है। देश दिल्ली के अंदर या राजधानी के अंदर, देश के अंदर कोई भी किसी तरह की अगर विपदा आती है तो सबसे पहले नगर निगम के कर्मचारी, नगर निगम के लोग आगे आकर के उसको संभालने का काम करते हैं। जैसे कोरोना आया, पूरा सब कुछ दिल्ली में बनता, लेकिन उसके बाद भी कर्मचारी सड़क पर काम कर रहे थे। हमारा जो मेडिकल वेस्ट था उसको भी कलेक्ट कर रहे थे, साफ सफाई भी कर रहे थे और अपनी ड्यूटी भी लगातार कर रहे थे। टीचर्स राशन बांटने का काम कर रहे थे, हेल्थ वर्कर हेल्थ का काम कर रहे थे, सैनिटेशन के लोग सैनिटेशन का काम कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को समय पर तनख्वाह देना भी हमारी पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी बनती है। सत्ताधीन एमसीडी में भाजपा हमारी तो बनती है, लेकिन राज्य सरकार के लोगों का भी और दिल्ली के नागरिकों का भी हक बनता है। आज दिल्ली के अंदर हम टैक्सेशन की बात करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं, तो कितने लोग टैक्स देते हैं ये तो मुझे जीनत जी आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर हम सब खुलकर दिल्ली के विकास के लिए अपनी भागीदारी उसमें दें और जो हमारा जेन्युइन बनता, जो टैक्स हमारा बनता है, मैं आपसे सर थोड़ा पे करना भी अगर शुरू करें तो दिल्ली में मुझे लगता नहीं कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। फिर मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ सर, अगर एमसीडी की स्थिति खराब है, मैंने कल भी हमने एमसीडी पे ही प्रोग्राम किया था और नागपुर नगर निगम का हमने जिक्र किया था। सुनिए ना सर, आपको बता दूं, बहुत शॉर्ट सर मेरा सवाल सुन लीजिएगा प्लीज। सवाल ये कि अगर एमसीडी की हालत खराब है, आप कह रहे हैं कि फंड्स नहीं है, एलजी साहब के आने के बाद से इतनी तब्दीलियां हो रही हैं, हम देख रहे हैं सुपर एक्टिव मोड में वो काम कर रहे हैं, क्या दिल्ली वालों ने टैक्स नहीं दिया इस वजह से, या दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया इस वजह से? किस वजह से? शॉर्ट में बताइए। मैं बताता हूँ। 4th पे कमीशन राज्य सरकार पूरा खा गई है। 5th के कमीशन के हिसाब से जो इन्होंने बोला था कि हम 9,000 करोड़ रुपए नहीं देंगे आपको, हम 7,500 करोड़ रुपए देंगे, हम इतने % देंगे, वो भी नहीं दिया। जो बेसिक टैक्स एनालिसिस जो आता है राज्य सरकार के पास में, उसका 12.3% एमसीडी का होता है, और जो प्रॉपर्टी जो रजिस्ट्री चार्जेस में जो 1% चार्ज होता है वो एमसीडी का होता है। वो दोनों फंड नहीं देने का राज्य सरकार ने काम किया। इवन जो मिड डे मील का पैसा है, राज्य सरकार ने बोला था मिड डे मील को पूरा हम बैन करेंगे, उसकी भी पूरी कटौती करने का काम किया है। तो इस तरह के जो अब वो जो डेवलपमेंट का पैसा था वो सारा सैलरी में चला गया। अब सैलरी को भी कंटिन्यू करने के लिए कहीं ना कहीं तो नगर निगम को कदम बढ़ाने पड़ेंगे ना। चलिए सर, आपकी बात आगे मैं एक बार बाकी मेहमानों का भी रुख कर लेती हूँ। उसके बाद भी साफ सफाई कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर, नर्सेज की तनख्वाह को लेकर उसके बावजूद भी नगर निगम जो बॉडी है जीनत जी, नगर निगम कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी देने के लिए नहीं होता। नगर निगम का काम प्रॉफिटेबिलिटी देने का, नगर निगम का काम ठीक है सर, मैं बाकी मेहमानों से एक बार, ठीक है सर, सुविधा देने का। आकाश जिंदल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार कहिए सर, फिर मैं विकास जी मैं आती हूँ आपके पास, क्योंकि आपसे भी उतने ही तीखे सवाल होंगे। बोलिए आकाश जी एक बार, क्योंकि आप लंबे समय से इशारा कर रहे थे। मैं जी बिल्कुल, मैंने आम आदमी पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव को भी सुना, बीजेपी भी सुना। अब देखिए मैं एक अभी आम आदमी पार्टी ने नहीं बोला सर, अभी उनका पॉइंट नहीं आया। अच्छा, अभी उनका पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो अभी बीजेपी के हमारे मित्र बोल रहे थे। अब आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर बीजेपी, लेकिन 2-3 सवाल जो है मेरे इनसे बनते हैं। एक, इन्होंने बात कही कि कई लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। अब इसमें मैं जानना चाहता हूं इनके ये किस तरह की बात हुई, इसमें किस तरह का लॉजिक हुआ। अगर मेरा पड़ोसी टैक्स नहीं दे रहा तो आप उससे टैक्स रिकवर कीजिए, तो कंप्लायंस मैकेनिज्म आप सही रखिए। अगर वो टैक्स नहीं पे कर रहा तो इसका मतलब अगर मैं दुकान खोल के बैठा हूं, मेरा आप टैक्स रेट बढ़ा देंगे,
इसके पीछे क्या लॉजिक है। दूसरा, आज मैं मानता हूं कि एमसीडी के खर्चे बढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन सब जगह हिट कर रही है। ठीक बात है। आपको लगता है आपका बजट बढ़ा हुआ हो, आपको जो है खर्चे के लिए और टैक्सेस चाहिए हो, इसमें कोई वो नहीं है। आपको भी खर्चे चलाने, आपको भी सैलरीज पे करनी है, बट क्या आज का वक्त उसके लिए कंड्यूसिव है? मैं एक टैक्स एक्सपर्ट के साथ इकोनॉमिस्ट हूं, इकोनॉमी के ऊपर नजर रखता हूं, तमाम नेशनल चैनल्स के ऊपर अपीयर होता हूं। आज मेरे मित्र, मेरे भाई, पूरे प्रेम से आपको बता रहा हूं, आज इकोनॉमी की हालत ऐसी नहीं है। आज जो आप व्यापारियों की बात कर रहे हैं कि 500 वाला 1500 कमा रहा है, 100 वाला 300, ऐसी हालत नहीं है। आप कहें तो मैं आपको पर कैपिटा इनकम का डेटा देता हूं, आप कहें तो मैं आपको टर्नओवर का डेटा देता हूं। इवन कोरोना खत्म होने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फर्स्ट क्वार्टर में सेल्स एकदम जंप कर जाएंगी, पेंट अप डिमांड, वो नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ओवरऑल उस तरह की नहीं है। हम 2 साल कोरोना से, अब रशिया यूक्रेन क्राइसिस से गुजरने हैं, जिससे लोगों की इनकम्स डाउन हुई हैं। चाहे कोई नौकरी पेशा हो, चाहे बिजनेसमैन हो, मानता हूं आपके खर्चे ज्यादा होंगे और आपने खर्चे पूरे करने हैं, इसमें मैं आपके साथ हूं। दिल्ली का एक नागरिक भी हूं मैं, टैक्स एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट होने के साथ। लेकिन ये तो आप जरा देखें कि क्या आज दिल्ली का दुकानदार, दिल्ली का ट्रेडर वो एक्स्ट्रा खर्चा बर्डन करने की पोजीशन में है? आज इकोनॉमी का आप डेटा ले लें, इकोनॉमी उस तरह की पोजीशन में नहीं है। इन्फ्लेशन, अभी करंट डेटा आया है, मुझे 10 सेकंड दीजिए। इन्फ्लेशन जो है वो सबके लिए इंफॉर्मेशन है, सीपीआई इन्फ्लेशन 7.01% है, आरबीआई के कंफर्ट लेवल से कहीं ज्यादा, यानी पूरा देश और सरकार भी मान रही है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में ज्यादा टैक्स लगाने से क्या होगा? जो भी दुकानदार है, व्यापारी है, वो टैक्स कैसे वसूल करेगा? वो अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाएगा, इन्फ्लेशन में आप ऐड करेंगे। तो क्या इसको थोड़ा पोस्टपोन नहीं किया जा सकता था? अगर पोस्टपोन किया जाता तो वो ज्यादा अच्छा होता। एक नागरिक की हैसियत से, एक इकोनॉमिस्ट की हैसियत से, एक टैक्स एक्सपर्ट की हैसियत से मेरी आपको एक सजेशन है कि आप जो है, देखिए आज की तारीख में सब जगह यही हो रहा है, सरकारों के भी डेफिसिट बढ़ रहे हैं। डेफिसिट मतलब खर्चा जो है ज्यादा, कमाई कम, लेकिन आम आदमी का डेफिसिट भी बढ़ा हुआ है। कोरोना के कारण आम आदमी की कमाई कम हुई है, खर्चे उसके बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स सबको जो नेशनल चैनल पे सजेशन देता हूं कि आप थोड़ी हिट ले लीजिए टेम्पररी, लेकिन आम आदमी को, नागरिक को, जो आपका वोटर है, जिसके लिए सारा कुछ है। एमसीडी किसके लिए बनी हुई है? एमसीडी तो आम आदमी के लिए बनी है ना। एमसीडी तो आकाश जिंदल नाम के उस आम आदमी के लिए बनी है जो इस शहर का नागरिक है। तो उसका थोड़ा सा विचार कीजिए, थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए ताकि आम आदमी के ऊपर बर्डन ना पड़े। आपका स्टार्टिंग कमेंट आ गया, ठीक है। विकास जी, अब सवाल ये कि अगर सैलरी नहीं दी जा रही, और आपने सुना सूर्यान साहब को भी, उन्होंने कहा कि भाई सरकार तो पैसा देती नहीं है, तो कहीं से तो अपनी इनकम जनरेट करेगी ना एमसीडी। शायद विकास जी से संपर्क जो है वो टूट गया है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। रमेश ठाकुर जी, क्या इसका सीधा असर, अगर हम दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन फीस, लाइसेंस फीस बढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वो ज्यादा पैसे देगा तो ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करेगा, और यानी कि वो सीधा जनता के पास जाएगा। खाने पीने, पहनने ओढ़ने, आम तमाम सुविधाओं की बात करें, सब महंगा हो जाएगा। क्या ये सीधा कनेक्शन है? नहीं, बिल्कुल। इसमें देखो, कोई भी टैक्सेस अगर बढ़ते हैं तो अभी सूर्यान जी ने कहा कि पहले 300 रुपए का टिकट था, या 300 रुपए की जो थाली थी खाने की वो 500 रुपए हो गई है। ठीक है, वो 200 रुपए की मार किस पे पड़ी, ये समझने की जरूरत है। 200 रुपए की मार गरीब पे पड़ी, एक आम जनता पे पड़ी, उसकी भरपाई आपने नहीं करी। वो जब 200 रुपए एक्स्ट्रा देता है तो कभी क्या सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने और ये सोचा है कि वो 200 रुपए जो दे रहा है अपनी जेब से, उनका जो रेवेन्यू है या उनकी जो तनख्वाह है या उनकी जो इनकम है, क्या वो बढ़ाई गई है? ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा गया। अभी आकाश जिंदल ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा देखो, ये जो वक्त है ना, एक पैंडेमिक से हम लोग गुजरे हुए हैं, अभी उबर रहे हैं। ऐसे मौके में किसी भी तरह का टैक्स बढ़ा के और जनता के ऊपर लादना वो समय नहीं है बिल्कुल कि इस समय कोई टैक्स दिया जाए। मैं आपको अभी ये टैक्स बढ़ाने की जो बात कही जा रही है, पिछले साल 10 नवंबर को एक कमेटी बैठी थी, जो 5वीं कमेटी थी, म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी, जो इसको रिवाइव करती है, टैक्स को देखती है। तो उस समय ये तय हो गया था कि अब टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा और कटौती की बात हो गई। मुझे लग रहा मुकेश जी मेरी बात से सहमत होंगे, समझते होंगे इस बात को। तो उस कमेटी ने जब ये तय करा था
कि टैक्स बढ़ाया तो नहीं जाएगा, घटाया जाएगा। वो क्यों घटाया जाएगा, इसका पॉलिटिकल पहलू आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव था इस बार, इस समय चुनाव होना था। अगर तीनों एमसीडी को एकीकरण ना किया जाता तो चुनाव होता, तो इस चुनाव का माइलेज कौन लेता, भारतीय जनता पार्टी लेती। और जो कम करने की जो बात कह रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी फिर जनता में जाते कि हमने 15 साल बहुत अच्छे तरीके से बिताए हैं और अगला जो टर्म है वो भी हमें दो। अब चुनाव तो हो नहीं रहे, अब 1 साल लगे 2 साल लगे वो बात की बात है, ये तीनों एमसीडी एक हो गई है। अब इनको लगता है कि जनता, देखो पॉलिटिकल पार्टियों की बहुत अच्छी बात है, इनको लगता है हम कुछ भी करें और कुछ भी फैसले ले लें, बोल्ड फैसले लें, कठिन फैसले ले लें, जनता बहुत जल्दी भूल जाती है। ये चालाकियां पॉलिटिकल पार्टियों को आती हैं कि भाजपा को लगता है इस समय अगर हम टैक्स अनाप शनाप तरीके से बढ़ा दें तो चुनाव तो भी 5 महीने बाद होंगे, साल भर बाद होंगे, तब तक जनता भूल जाएगी। अब आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हंगामा काट रही है, विरोध कर रही है, बिल्कुल करना चाहिए इस समय, क्योंकि जनता भी, पूरे दिल्ली की जनता ये कह रही है कि इस समय टैक्सेस की बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने टैक्स बढ़ाने की बात कर दी, कभी ये कहा जाता है ना कि देखो अगर आप अपना जनरेट करते हो, टैक्स के माध्यम से आप अपनी इनकम को जनरेट करते हो, लेकिन आपको यह भी ख्याल रखना पड़ेगा जो टैक्स पेयर है उसके आमदनी को ध्यान देना पड़ेगा। इस समय लोगों की नौकरियां गई हुई हैं, काम धंधे वैसे ही ठप पड़े हुए हैं। एक छोटी सी दुकान में अगर बार बार बैठा हुआ है तो उसका अगर जो 400-500 रुपए जिसका टैक्स जाता था वो 5000 अगर टैक्स दे रहा है तो जाहिर सी बात है, पहले कटिंग इस समय 50 रुपए की हो रही है, बालों की वो 100 रुपए आपसे वसूलेगा, फिर आप बिनबिनाओगे। तो ये सारी चीजें जो भी होता है, जब नींबू निचड़ के आ जाता है ना, तो आखिरी जो नींबू बचता है वो जनता के ही पाले में पड़ता है। तो आप लगभग कम से कम जो पंक्ति में बिल्कुल लास्ट में जो लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति, उनके बारे में आप थोड़ा सा सोचो। टैक्स स्लैब को जिस तरीके से बढ़ाने की बात कर रहे हो, आपने अपनी तो बात कर ली कि हमारे खर्चे बहुत है, एमसीडी के खर्चे बहुत है, 7.5 करोड़ रुपए का हमें सैलरी वगैरह देनी पड़ती है। कम से कम ये भी तो सोचो, एक रमेश ठाकुर जीनत का और काल जिंदल साहब का, इनका क्या होगा? हम तो टैक्स पेयर हैं, हमारी तो तनख्वाह पीछे नहीं बढ़ी। ट्रेड लाइसेंस फीस अगर बढ़ाई गई है, ट्रेड लाइसेंस फीस बढ़ाई गई है तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन आम जनता से है, क्योंकि आम जनता की जो रोजमर्रा की वो सेवाएं लेते हैं या जो बुनियादी चीजें हैं वो महंगी होंगी, यही कहा जा रहा है। जिस तरह से ट्रेड लाइसेंस फीस बढ़ाई गई है, व्यापारी वर्ग तो विरोध कर रहा है और उनका कहना है कि कुल मिलाकर महंगाई जो है इससे जरूर बढ़ जाएगी। विकास गोयल जी, अगर दिल्ली सरकार पैसा नहीं देगी एमसीडी को, जो कहा जा रहा है, आपने सुना, एमसीडी के अपने भी खर्चे हैं और स्वावलंबन के लिए तो जरूरी है ना टैक्स बढ़ाना, यही तर्क है। जीनत जी, हम कल भी आपके शो पर बहस कर रहे थे, जो ग्रोसरी टैक्स पे बहस कर रहे थे, तब भी मैंने ये जिक्र किया था कि किस तरह ट्रेड लाइसेंस फीस में कई गुना रेट बढ़ा दिए गए। दिल्ली सरकार की जहाँ तक बात, आपने खुद आंकड़े दिए अभी कि कैसे 2010-11 में 1500 करोड़ के करीब मिलता था, वो 20-21 तक आते 6500 करोड़ हो गया। लेकिन दिक्कत यहाँ पे नहीं है, दिल्ली सरकार का जो हक का पैसा है वो दिल्ली सरकार पूरा दे रही है, दिक्कत एमसीडी के सिस्टम में है। देखिए जीनत जी, अभी इन्होंने एक तो पहले तो फीस बढ़ाई, आज एक दर्जी की दुकान है, नाई की दुकान है, पान की दुकान है, एक आइसक्रीम रेडी वाला है, उसकी 500 गुना फीस बढ़ा दी। और ये यहीं तक सीमित नहीं है जीनत जी, इसके अलावा ये भी नहीं है कि फीस दे के बेचारे आराम से काम कर पाए, नहीं, इसके अलावा फीस तो देनी पड़ेगी। उसके अलावा एमसीडी के अधिकारी, एमसीडी के कर्मचारी इनसे अलग वसूली करते हैं, पुलिस वाले इनसे रोज अलग वसूली करते हैं। मतलब ये काम करना इनका एक किस्म से गुनाह हो गया है कि मतलब कैसे काम करें। मेरी इनसे लोगों से बात होती है तो कहते हैं कि हम काम कैसे करें सर, एक तरफ से वो फीस बढ़ा देते हैं, उधर एमसीडी कर्मचारी आता है, तुमने अकेला क्यों लगा रखा, उसको अलग पैसे दो, पुलिस वाले को अलग पैसे दो, ये इनके कमाई का अलग से जरिया है। अभी सुरजान जी का जो हमारे बड़े भाई हैं कि 80% लोग, 85% लोग टैक्स नहीं देते, अगर वो टैक्स देने लग जाए तो चीजें सुधर जाए। मैं जीनत जी बड़ी जिम्मेदारी से आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि 80 से 85% जो लोग हैं वो सब टैक्स देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देते, लेकिन वो सरकारी खाते में नहीं जाता, क्योंकि जो नियम है लाइसेंस बनाने के, जो नियम है रजिस्ट्रेशन कराने के, वो जानबूझकर इतने मुश्किल कर रखे हैं कि एक आम आदमी जो पान की दुकान लगाता है, जो दर्जी, उसको वो कर ही नहीं पाता। उससे वो एमसीडी का कर्मचारी जाता है, उससे 2-4 हजार में महीना उससे बांट देता है और वो सारे पैसे इनके बीजेपी के नेताओं और एमसीडी के अधिकारियों के जेब में जाते हैं।
जीरज जी, आप कितने साल से एमसीडी कवर कर रहे हैं, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, आपने कभी देखा कभी कोई लाइसेंस इंस्पेक्टर हड़ताल पे गए हो, उनको 5 महीने तनख्वाह न मिले, कभी हड़ताल पे नहीं जाते? कोई जेई हड़ताल पे गया हो, 5 महीने तनख्वाह न मिले, कभी हड़ताल पे नहीं जाते? हड़ताल पे कौन जाता है? सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, टीचर, ये लाइसेंस इंस्पेक्टर जी, आपने कभी नहीं देखा होगा 4-5 महीने तनख्वाह न मिले, ये कभी नहीं जाते। क्यों? इन्होंने इतना जो आतंक मचा रखा है भ्रष्टाचार का। आप खुद जाके किसी रेडी पटरी वाले से, गरीब आदमी से बात कीजिएगा, आपको तकलीफ होगी। दूसरा जीवन जी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस पर हम सबको गर्व है कि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जिस तरह से एमसीडी के चुनाव टाले गए और जिस तरह से आज एक बिना चुने हुई सरकार, मतलब अलोकतांत्रिक तरीके से पीठ पीछे भाजपा उसको चला रही है, एक तो कार्यवाहक सरकार वहां पे चल रही है, तो मुझे नहीं लगता उसको कोई अधिकार है इस तरह के नीतिगत फैसले लेने का कि वो टैक्स बढ़ाए या टैक्स घटाए या कोई प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाए। अगर आप चुनाव कराइए, जो जनता जिससे में अपना विश्वास जताती जिस भी पार्टी में, उसके बाद वो जनता के लिए फैसला ले। आप जबरदस्ती चुनाव रोक के, जबरदस्ती एडमिनिस्ट्रेशन बिठा के आप ऐसे काम कर रहे हैं, आप टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए, मैं दो बातें पूछती हूँ फिर आपसे। सिर्फ एक अच्छा, पूरी कर लीजिए। आप पूछो। हाँ। अभी मुकेश सुर्यान जी ने कहा कि 100 रुपए वाली 300 रुपए की हो गई थिएटर की टिकट। मुकेश सुर्यान जी, आपको भी जानकारी होगी बड़े अच्छे से, पिछले 2 साल में करीब 1 साल रेस्टोरेंट बंद रहे हैं, कोरोना के चक्कर में बिल्कुल बंद रहे हैं, खुले ही नहीं। थिएटर बंद रहे हैं, सपा बंद रहे हैं, बिल्कुल बंद रहे हैं। आपको उनसे कोई सहानुभूति हुई? आप लोगों ने पार्किंग वालों के पैसे माफ किए, आप लोगों ने विज्ञापन वालों के पैसे माफ किए, आप लोगों ने टोल टैक्स वालों के पैसे माफ किए। क्यों? वो अरबपति लोग हैं, वो मोटा पैसा भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, उनके पैसे माफ हो गए। इन गरीब लोगों के, ये कोई आज ढाबा चलाता है उसका पैसे बढ़ा रहे हो। और दूसरा, आप कह रहे 100 की थाली 200 की होगी, आज गैस सिलेंडर कितने का हो गया, सब्जियां कितनी महंगी हो गई, तेल कितना महंगा हो गया। 7 साल पहले जब मोदी सरकार आई थी, अब जब का डाटा निकाला और आज का डाटा, ठीक है। अभी सर, ठीक है, ये तो आप लोग आरोप प्रत्यारोप करेंगे सर। मैं एक चीज जो आपसे समझना चाह रही हूँ, आपने कहा कि देखिए, आपने दिल्ली सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप का जिक्र किया। अब एमसीडी के अभी चुनाव नहीं हुए, स्पेशल ऑफिसर्स हैं अश्विनी कुमार जी और ज्ञानेश भारती जी, और एलजी साहब इसको देख रहे हैं। आप ये मान रहे हैं कि दिल्ली सरकार के कामकाज को प्रभावित किया जा रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल एक और आपसे, आप नहीं चाहते कि दिल्ली, एलजी साहब बार बार कहते हैं कि साफ सुथरी सुंदर दिल्ली हो, स्वच्छ दिल्ली हो। अब देखिए, जल भराव हो जाता है, सड़कें साफ हो, एमसीडी का पैसा विकास कार्यों में लग जाए, या सफाई कर्मचारी की हड़ताल, हमेशा हड़ताल रहती है, बदनाम हो चुकी है एमसीडी इस बात को लेकर, तो वो हड़ताल बंद हो जाए, कामकाज अच्छे से हो। 2 बातें मैंने आपसे पूछी हैं। जीनत जी, एलजी साहब तो अभी आए हैं, नए हैं, अभी दिल्ली को समझ भी नहीं पाएंगे। 16 साल से भारतीय जनता पार्टी का तो शासन है। किसने रोका कि दिल्ली स्वच्छ बने? इनको किसने रोका? दिल्ली साफ सुथरी बने, किसने रोका? आज हालत ये है कि मोदी जी जो सर्वे कराते हैं, उसमें 45 शहरों में दिल्ली 43वें नंबर पे आता है। ये मोदी जी का सर्वे है, मेरा सर्वे नहीं है, आपका सर्वे नहीं है। तो ये किसकी कमी है? 15 साल से शासन में है, उसके बाद अगर एलजी साहब को आज ये कहना पड़ रहा है कि दिल्ली स्वच्छ होनी चाहिए, तो उसका मतलब एलजी साहब तो खुद मान रहे हैं कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बैठ के भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। आपने तीनों कोनों में कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए। आज आप घर से बाहर निकलो, आपको जगह जगह कूड़ा मिलेगा, जरा सी बारिश आ जाए पूरी दिल्ली डूब जाती है। तो आपने काम क्या किया? जो बेसिक सुविधाएं आपको दिल्ली की जनता को देनी चाहिए थी, वो कोई सीधा आप दे नहीं पाए। आप सिर्फ टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं। उसके बाद टैक्स बढ़ाने के बाद भी आप ये गारंटी लो कि उगाही ना हो। आपके कर्मचारी, आपके पुलिस वाले हर रेडी वाले को तंग करते हैं। और जिनकी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ बात, आप कहीं जाके सर्वे करवा लीजिएगा, कहीं जाके सर्वे करा लीजिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो एक रेडी पटरी वाला, एक पान की दुकान वाला, एक आइसक्रीम की रेडी वाला ऐसा नहीं मिलेगा जो एमसीडी कर्मचारियों को महीना ना देता हो, पुलिस वालों को महीना ना देता हो। ये सिर्फ गंदी राजनीति हो रही है। जब एकीकरण किया गया सदन में, माननीय गृह मंत्री जी ने बिल्कुल कहा कि ट्राइफिकेशन की वजह से सारी समस्याएं हुई थी, एकीकरण होते सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें भी लगा था केंद्र सरकार पैसा देगी, एमसीडी अपने सही से रास्ते पे आ जाएगी, कर्मचारियों को तनख्वाह मिलेगी, दिल्ली साफ सुथरी होगी। लेकिन 4 महीने हो गए इंतजार करते, केंद्र सरकार ने तो कोई रुपया दिया नहीं।
और जहां तक मुझे लगता है उसका कारण यही है कि केंद्र सरकार को, के बड़े नेताओं को भी लगता है कि एमसीडी में जो पैसा दोगे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। अब इन्होंने दूसरा तरीका निकाल लिया। अब ये दिल्ली के आम जनता पे प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाकर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप ये चाहते हैं दिल्ली साफ सुथरी हो? हाँ ठीक है, हम बिल्कुल चाहते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये, क्या आप ये मानते हैं कि एलजी साहब जब से आए हैं और जिस तरह से वो आदेश दे रहे हैं और जिस तरह से चीजें पिछले हम 1-2 महीने में देख रहे हैं बदली हुई, आपको लगता है कि दिल्ली सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप है? क्योंकि डायरेक्ट तो आप कोई पहुंच नहीं रहा, ठीक है, पीजीएमएस है वहां पर, ठीक है, मीटिंग्स हो, जन सुनवाई हो जाए, वो एक अलग चीज है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये हस्तक्षेप है दिल्ली सरकार के कामकाज में। शॉर्ट में सर। जीनत जी जो अच्छा काम हो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन आप बस समझिए, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि सिर्फ 3 चीजें, डीडीए, पुलिस और सेवा सर्विसेज, इस पे एलजी साहब करेंगे, बाकी दिल्ली में। लेकिन अगर आप उस कार्य क्षेत्र में जाओगे जहां दिल्ली सरकार काम कर रही है तो गलत है। दूसरी बात, आप एक एलजी साहब एक्शन मोड में है, लेकिन उसके एक्शन मोड से जमीन पर क्या नजर आया? आज एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एलजी साहब ने 10 तारीख को दिल्ली की जनता से सुझाव मांगे कि प्रॉपर्टी टैक्स के कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसकी कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, और 4 जुलाई को मीटिंग करके टैक्स बढ़ा चुके। ये तो दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं आप सर। आप जो निर्णय आप पहले ले चुके, उसके बाद 10 तारीख को आप सुझाव मांग रहे हैं, तो ये जो ड्रामेबाजी की राजनीति चल रही है। आप मुझे बताइए, एक मिनट, चेंज क्या हुआ? जमीन पर क्या चेंज हुआ? परसों बारिश आई थी, आपने दिल्ली का हाल देखा हुआ, क्या हाल हुआ? कोई कूड़े के पहाड़ से 1 ग्राम कूड़ा कम हुआ हो? आज आप दिल्ली की गली गली में जाकर देख लो, कूड़े के ढेर लगे पड़े। बदलाव क्या हुआ? आउटपुट क्या निकला? ठीक है, सूर्यांश साहब को दिखाइएगा। एमसीडी से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा जब तक एमसीडी का दिल्ली की जनता का भला हो नहीं सकता। ठीक है, सूर्यांश साहब, सवालों की बौछार है आपके ऊपर, और जो बड़ी बात निकल कर आ रही है, व्यापारी को परेशान कर रहे हैं आप, नए नए नियम ढूंढ रहे हैं, और उसमें ये कि जो नई दरें हैं, ये माना जा रहा है कि दरअसल ये दिल्ली वालों को ही परेशान करेगी। दिल्ली वाले इसकी कीमत क्यों चुकाएं? देखिए जीनत जी, विकास जी ने तो आपके सवाल का जवाब नहीं दिया एक भी, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा और विकास जी के सवाल का जवाब भी दूंगा। विकास जी अभी कह रहे हैं कि चारों तरफ भ्रष्टाचार है, टैक्सेस का पैसा जेब में जाता है। विकास जी विपक्ष के नेता थे, अपोजिशन लीडर थे, तो इसका मतलब विपक्ष बहुत कमजोर था, विपक्ष ने अपना काम नहीं किया। अगर दिल्ली में एमसीडी भ्रष्टाचार करी तो विपक्ष क्या कर रहा था? ये सदन में बैठकर क्या कर रहे थे? क्या वहां डब्बा खाने जाते थे? क्या ये मुंह पर टेप लगा के जाते थे? या सिर्फ इनका एक ही काम था कि सफाई कर्मचारियों से हड़ताल कराएं? आज वो सब अधिकार इनसे चले गए हैं, सफाई कर्मचारी इनके सुन नहीं रहे हैं। नगर निगम को अगर एलजी साहब दिल्ली सरकार के किसी अधिकारी को बुला लेते हैं, क्योंकि उनके अधिकार है, अगर एलजी साहब जल बोर्ड की टीम को लेकर निरीक्षण कर लेते हैं तो ये कहते हैं हमारे अधिकारी को हनन हो रहा है। अगर एलजी साहब काम ना करे तो कहते हैं एलजी साहब कुछ कर नहीं रहे। जब एलजी साहब ग्राउंड पर आकर के रिपोर्ट मांगते तो कहते हैं हमें तंग करने का काम कर रहे हैं। तो विकास जी को सवाल का जवाब तो नहीं देना है, लेकिन एक बात इनके स्कूल में, आम आदमी पार्टी के स्कूल में पढ़ाई जाती है कि क्वेश्चन कोई भी हो, चाहे मुद्दा टैक्सेशन का हो, चाहे मुद्दा डेवलपमेंट का हो, चाहे मुद्दा आपका कोई दिल्ली के और विकास का हो, लेकिन आपको घुमा फिरा करके एमसीडी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार पर घेरना है। सारी सर्विसेज ऑनलाइन है, 15 साल से सारा पैसा चेक के थ्रू डिपार्टमेंट में जाता है। कोई भी अधिकारी ने आज तक किसी भी सिटीजन से कभी टैक्स के नाम पर कैश कलेक्ट नहीं किया। आपने शायद बाकी मेहमानों को बहुत ध्यान से नहीं सुना। पैनल दिखाइएगा एक बार पूरा। आपने आकाश जिंदल जी को नहीं सुना? सुनिए ना सर। आकाश जी को भी सुना है, मैंने आकाश जी के भी क्वेश्चन नोट किए हैं सर। बिल्कुल, मैंने आकाश जी के क्वेश्चन भी नोट किए हैं। आपने आकाश जी के सवाल का जवाब नहीं दिया सर, आपने कोविड पर बात नहीं की। दूसरी बात यह है सर, मैं कहती हूं, मैं एलजी साहब का भी जिक्र नहीं करती, मैं आम आदमी पार्टी का भी नहीं, बीजेपी भी नहीं, मैं उसका भी जिक्र नहीं करती। मुझे आप ये बताइए सर, अभी सब कुछ ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है जो कहा जाता है, आम जनता कहां जाएगी सर? उसकी जन सुनवाई कहां पर है, आप मुझे ये बताइए। नहीं, जन सुनवाई डेली और वीकली हमारे जोनल ऑफिसेज में होती है, वहां पे मुझे डीसीज भी मिलते हैं, ऑफिसर्स भी मिलते हैं। इवन आप चाहो तो हेड ऑफिस में जाकर भी अपनी जन सुनवाई के लिए आप जाकर के वहां अधिकारी से मिल सकते हैं। सभी लोग मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं मिल रहे। और हमने भी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद थे, हम सबके ऑफिस चल रहे हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ आती है, हम समाज सेवा में हम लोग हैं, हम अभी भी सबकी सेवा कर रहे हैं, और आज भी कर रहे हैं, पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं। समाज सेवा करने के लिए चुनकर आना जरूरी नहीं है। हम जैसे पहले काम करते थे ऐसे अभी काम कर रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है कि सत्ता चली गई तो घर बैठ गए,
टिकटों का सौदा हो गया। पॉलिटिकल बातें नहीं सर, अभी क्या है ना सर, दिल्ली वालों को तो ऐसा पॉलिटिकल बातें तो हो रही है। विकास जी सरेआम करे, भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा खा रहे हैं, निगम को भ्रष्टाचार में डुबो रहे हैं, या तो ये सबूत दे। ठीक है आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है आकाश जी जल्दी बोलिएगा, फिर संदीप भारद्वाज जी। मैं कोरोना की बात, अभी आपने बात कही कि जनता की बात सुनते हैं। मैं एक जनता का व्यक्ति हूँ, एक ग्लोबल इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ इस शहर का नागरिक भी हूँ, तो कृपया अभी तो मेरी बात सुन लीजिए। अभी आपने कहा जनता की बात सुनते हैं आप। देखिए, आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर योर पार्टी। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अभी एलिगेशंस काउंटर एलिगेशंस हो रहे हैं आपके और आम आदमी पार्टी के बीच में। दिल्ली के आम आदमी, दिल्ली के एक नागरिक आकाश जिंदल ने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, उसका क्या होगा? एक पार्टी दूसरे पे एलिगेशन लगाएगी, दूसरे काउंटर एलिगेशन लगाएगी। आज इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और ये बात आपको भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि आरबीआई का जो कंफर्ट लेवल है उससे कहीं ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई है। अभी कुछ दिन पहले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, और जीएसटी काउंसिल में सर दर्शकों को बता दूं, आप भी हैं और आम आदमी पार्टी भी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं। उसके अंदर कई तरह के खाने पीने के सामान पे जीएसटी लगा दिया गया, कई और सामानों पे टैक्सेस बढ़ा दिए गए, यानी जो इन्फ्लेशन है उसमें और बढ़ावा करने की तैयारी हो रही है। अब पॉलिटिकल पार्टियों की कुश्ती और एलिगेशन तो चलते रहेंगे। अब ये जब टैक्सेस लगेंगे, जब ये फी बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है पास ऑन तो होगी। मैं एक बिजनेस एक्सपर्ट हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कस्टमर के ऊपर और प्रेशर आएगा। तो मुझे ये बताइए, दिल्ली के आम नागरिक के प्रति आपका कुछ प्रेम, कुछ वो है कि उसकी कुछ आप बात सुनेंगे, या सिर्फ एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन के बीच में ही वो उलझा रहेगा? मुझे ये बताइए, उसकी आप मदद करेंगे कि नहीं? के अगर दोनों पार्टियां, अभी 1 घंटे का टाइम है शो का, दोनों पार्टियां एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगाती रहेंगी, हमारे पल्ले क्या पड़ेगा? वुड वी गेट सम सॉल्यूशंस? वुड वी गेट सम कंसेशंस फ्रॉम यू? वुड वी गेट सम रिलीफ फॉर यू? बिकॉज सर, वी हैव वोटेड यू, वी हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर योर पार्टी एज वेल एज आम आदमी पार्टी, सो वी वांट सम रिलीफ, वी वांट सम सर्विस। एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन वोंट सर्व द थिंग। तो कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए आज इन्फ्लेशन कम करने के लिए। आज प्रधानमंत्री साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, हमेशा ये कहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं इन्फ्लेशन कम करने की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीछे, आपकी पार्टी है, उन्होंने पेट्रोल और डीजल के ऊपर सेंट्रल एक्साइज कम किया। बीजेपी की स्टेट्स में भी कम किया गया वैट, क्योंकि 2 तरह के टैक्सेस होते हैं पेट्रोल और डीजल पे, और दूसरी स्टेट से भी कहा गया ऑपोजिशन की कि आप कम कीजिए। तो जब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फ्लेशन यानी महंगाई कम करने के लिए इतना एफर्ट्स कर रही है, तो क्या आपसे हम उम्मीद नहीं कर सकते? ये हाथ जोड़ के दिल्ली के एक नागरिक की आपसे प्रार्थना है, कृपया मेरी इस बात का जवाब दे दीजिए, और एलिगेशन काउंटर एलिगेशन को 2 मिनट के लिए भूल जाइए। ठीक है सर, आपकी बात आ गई, ये जरूर इसका जवाब सर रखेगा। संदीप जी, आप भी अपना, आपकी क्या मांग है? अगर मैं आपके जिक्र करूं, आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीटीआई का, आप लोगों की क्या मांग है सर? हमारी मांग ये है, आज ये तो बैठ के भी बात कर रहे थे श्रेयांश जी, और ये कह रहे थे कि अब हम निगम पार्षद नहीं है, लेकिन हम जनता के बीच में अब भी जा रहे हैं। ये निगम पार्षद होते हुए भी जनता के बीच में कोई नहीं आया। मैं एक नागरिक के हैसियत बता रहा हूँ, वार्ड एक्सचेंज कमिश्नर की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरी बात, दिल्ली नगर निगम कुमाऊं पुत्र है, यहाँ पे जो है ना, इसमें हाउस टैक्स ये इकट्ठा करते हैं, रोड टैक्स ये इकट्ठा करते हैं, टोल टैक्स ये इकट्ठा करते हैं, होर्डिंग का टैक्स ये इकट्ठा करते हैं, रजिस्ट्रेशन टैक्स ये इकट्ठा करते हैं, इतने सोर्सेज टैक्स के, फिर यहाँ पे पैसा क्यों नहीं है? क्यों सफाई कर्मचारी हड़ताल पे जाते हैं? उसका कारण एक भ्रष्टाचार है। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, आज आप हाउस टैक्स जमा करा दो, आप हाउस टैक्स जमा कराने जाओ तो वो पूछेगा कि आपने पिछला जमा कराया कि नहीं कराया। इनके पास खाते नहीं है, वो कहते हैं हमारी पिछली रसीद दे दो तो हम मानेंगे। तो ये रिकॉर्ड कहाँ पे? अभी ये बात कर रहे थे श्रेयांश जी की, ऑनलाइन सिस्टम हो गया। कौन सा ऑनलाइन सिस्टम? वो ऑनलाइन सिस्टम कहाँ पे जब आप उसको खाता ही नहीं बता सकते हो? आज कन्वर्जन के नाम पे 50,000 करोड़ रुपया पिछले 15 सालों में एमसीडी ने इकट्ठा किया, और जिस चीज के लिए और जिस मद के लिए इकट्ठा किया, सुविधाएं देंगे, जल सुविधाएं देंगे, कहाँ गया? जिसका पैसा हेड में पता नहीं कहां पे चला गया वो। तो ये सबसे निकम्मापन है, एमसीडी ने भ्रष्टाचार ही किया है। और ये बजाय, अगर भ्रष्टाचार नहीं किया था तो पिछली बार नहीं, अगर आप लोगों को भी इतनी आपत्तियां रहती तो आज अगर टैक्स बढ़े तो आप लोग आते हैं बाहर, लेकिन उससे पहले आप लोग नहीं आते, आप लोग नहीं विरोध करते। ठीक है, इन्होंने काम किया होता तो इलेक्शन। सर, एक छोटा ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे, छोटा ब्रेक, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सूर्यान साहब से सवाल, लेकिन टैक्स जो बढ़ाए गए हैं, बार बार उसका विरोध हो रहा है, लेकिन क्या इसके सियासी मायने हैं? चुनाव नहीं हो रहे हैं, 4 महीने का वक्त है परिसीमन कमेटी का, क्या 4 महीने में बहुत कुछ बदलने वाला है दिल्ली में? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए और हम चर्चा करें जिस तरह से हेल्थ ट्रेड लाइसेंस फीस बढ़ाई गई है, उसका विरोध हो रहा है। मुकेश सूर्यान जी,
पिछले साल का भी मैं जिक्र करूंगी। 30 जून बकायदा 2021 वो तारीख थी। आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और विरोध प्रदर्शन होता है। एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाता है। व्यापारियों की जो फीस बढ़ाने की बात हुई थी, 17% जनरल ट्रेड लाइसेंस फीस और 40 गुना जो है फैक्ट्री लाइसेंस फीस बढ़ाई गई थी। फिर विरोध प्रदर्शन होता है, फिर किराए की संपत्ति पर भी, और उसे वापस लिया जाता है और माना गया कि 10 लाख व्यापारियों को फायदा हुआ। यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था है अभी? क्योंकि एक मैंने जो शुरू में शिकायत आपके सामने रखी थी कि वो कहते हैं कि हमसे बात कर लेते, एक ये और एक जो आकाश जी ने कहा कि कुछ तो सुनवाई हो, तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी है ऐसी कि इस बारे में अभी और मंथन होगा? मैं आकाश जी की बात से 2-3 पॉइंट्स हैं, उनको जवाब दूंगा और आपका जवाब दूंगा जी। जब लास्ट ईयर MBC 3 जो आया था, हमने जो म्युनिसिपल कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसको हम निगम में सत्ताधीन थे, हमने उसको होल्ड किया था, रिजेक्ट करके डाला था। उसमें आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं था। आम आदमी पार्टी का रोल था तो सिर्फ वाहवाही लूटने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, दिल्ली की जनता को गुमराह करने का। इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, इन्होंने सिवाय गुमराह करने कुछ नहीं किया। अब मैं आकाश जी की बात का अगर जवाब दूं, वाकई में 2 साल बड़े टफ गुजरे, बड़े कठिन गुजरे। हम भी उसी दौर में थे, हम भी छोटा मोटा व्यापार हम भी करते। दिल्ली का कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ काम धंधा करता है, सभी के बंद हो गए थे, हमारे बंद हो गए थे। और हम लोग जनसेवा भी कर रहे थे, हम लोग उस समय राशन भी बांट रहे थे, दवाइयां भी दिला रहे थे, वैक्सीनेशन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर सब में काम कर रहे थे हम लोग। उसके बावजूद भी हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहे थे। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने 2 साल में संभालने का काम किया, विश्व के अंदर जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में टीकाकरण को लेकर के आ रहा है, उसको लगा करके हर नागरिक को कोरोना से बचाव करने का काम किया, तो इसके लिए भी आकाश जी को माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए, जैसे पूरा देश उनका धन्यवाद कर रहा है। जिस तरह से आज की डेट में अगर आम आदमी पार्टी तो उस टाइम पे जब कोरोना था, पीक पर था, तो दिल्ली को छोड़ दिया था, तब भी इसी नगर निगम ने तारीफ की। अभी सेंटर ने जिस तरह से पेट्रोल डीजल पे राहत हुई तारीफ की, और देखिए उन्होंने जीएसटी काउंसिल, मैं बताती हूँ सर, जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग हुई है सर। दूध का जो छोटा पैकेट आता है ना, सुनिए सर, दूध का जो छोटा पैकेट आता है जो एक रिक्शे वाला भी खरीद के पी लेता है, और दही का छोटा छाछ का पैकेट आता है, उस पे 5% जीएसटी हो गई है। हीरे की जीएसटी बताऊं सर, हीरे की जीएसटी, अब हीरा कितने लोग लेते हैं और दूध कितने लोग लेते हैं पाउच वाला, अगर हम उस पर बात करेंगे तो बहुत वक्त खराब हो जाएगा। हम जो राहत की बात, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन दिल्ली वालों से है सर, आपकी मेरी जेब पर पड़ेगा। जीनत जी, लेट मी कंप्लीट। प्लीज, हाँ प्लीज बोलिए आप। हम लोग तो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का भी ध्यान करते हैं। आकाश जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। कहीं ना कहीं व्यापार में अभी जब जैसे देखिए, नगर निगम को प्रोफिटेबिलिटी तो देनी नहीं है, और नगर निगम के पास आय के बहुत ज्यादा स्रोत भी नहीं है। लेकिन अगर इतना ही दिक्कत है तो आम आदमी पार्टी और दिल्ली को बरगलाने का काम बंद कर देना कि तनख्वाह नहीं मिल रही है, हड़ताल पे जा रहे हैं। अब कोई कर्मचारी इनके कहने से हड़ताल पे नहीं जा रहा। हमने सबको प्रॉमिस किया था कि हम जैसे भी करके आपकी सैलरी टाइम पर देंगे। वो जनता पे जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी इसका प्रचार कर रही है, उस तरह का कोई टैक्सेशन में बहुत ज्यादा हाइक नहीं हुई है। हाँ, अब बिकॉज सारा काम ब्यूरोक्रेसी देख रही है। नगर निगम में हम जब लोग बैठते हैं तो कारपोरेशन का एक हाउस होता है, उस हाउस में एक डिसीजन होता है, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बातचीत ली जाती है, जनता की उसमें राय भी रखी जाती है। ऑब्वियसली अगर कहीं भी ऐसा किसी टैक्सेशन में इसको लेकर के हुआ है तो हम बेसिकली डिपार्टमेंट भी राय मांग रहे हैं और हम भी अपनी उसमें राय देंगे, और जहां राहत दी जा सकती है उसको राहत को देने का काम भी करेंगे। उसके लिए मना नहीं कर रहा है। सुझाव तो हमेशा जनता के आएंगे, उनका स्वागत होता है। अगर कोई अच्छा सुझाव जनता की तरफ से आता है, आकाश जी की तरफ से आता है या संदीप जी की तरफ से भी आता है जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बात करें, तो उसका भी स्वागत है। जाकर के मुझे लगता है कि सुझाव देने में कोई दिक्कत नहीं है। सुझाव ट्वीट करके भी दे सकते हैं, आप मेल डाल के देकर भी दे सकते हैं, और जो अच्छे सुझाव आएंगे हम भी उनका स्वागत करेंगे और हम भी उनको उन सुझावों को आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, उसके लिए तो कोई मना ही नहीं कर रहा। लेकिन हर चीज को पॉलिटिकल चीजें बनाना, हर चीज को पार्टी से जोड़ना, हर चीज को भारतीय जनता पार्टी बैकड्रॉप से करना चाहती है। मैं हर चीज यूपी का नंबर जनरेट होता है। मैं 2004 से ऑनलाइन मैं प्रॉपर्टी टैक्स भर रहा हूँ। तब तो मैं चुनाव भी नहीं लड़ा था, मैं राजनीति भी नहीं कर रहा था बहुत ज्यादा। सर एक उसमें एक और बात आई थी। ठीक है, मैं एक सवाल और आपसे ले लेती हूँ क्योंकि एक और क्वेरी आई थी। ये कहा जा रहा है कि 2004 से प्रॉपर्टी टैक्स की अगर आपके पास रसीद है तो दिखाइए, तब माना जाएगा कि आपने टैक्स भरा। अगर आपके पास 2004 की रसीद है, देखिए इस पर एक बार जवाब दीजिएगा, क्या ये भ्रम वाली बात है? क्योंकि 2004 में किसी ने टैक्स भरा नहीं भरा, हम 2022 में तकरीबन भी 17-18 साल पहले, तो किसने संभाली होगी? तब सिस्टम फुल प्रूफ नहीं था। लेकिन आज की बात करें, पहले की बात करें, जैसे हमारे बुजुर्ग भी करते थे,
हमेशा हम लोग अपने पेपर संभाल के रखते थे। अपना रिकॉर्ड तो हमें मेंटेन करना होता है, लगभग 8 से 10 साल का तो डिपार्टमेंट भी कहता है कि 8 से 10 साल का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। इनकम टैक्स भी कहता है, बाकी अदर डिपार्टमेंट्स भी कहते हैं, बैंकिंग भी कहती है। लेकिन मैं खुद ऑनलाइन टैक्स भर रहा हूँ, तो लेकिन उसके बाद भी मैं चीजें संभाल कर रखता हूँ। हाँ, अगर आपके पास यूपी के नंबर है और आपने उस नंबर को संभाल कर रखा हो, तो जैसे ही आप वो नंबर डालते तो आपका पूरा डाटा खुल करके आ जाता है। इवन बैंकर अगर कोई उसको वेरीफाई करने किसी प्रॉपर्टी को जाता है, जब लोग लोन लेते हैं, तो बैंकर भी ये बात सच है कि 2004 की स्लिप होनी चाहिए इन व्यापारियों के पास। तब सिस्टम उतना फुल प्रूफ नहीं था। और मैं कहना नहीं चाहता मैं चैनल पे, मैं लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे अभी भाई साहब कहते हैं कि मेरे पड़ोसी ने टैक्स नहीं दिया तो उसका खमियाजा मैं भुगत। मैंने ये नहीं कहा कि आपके पड़ोसी ने टैक्स नहीं दिया तो आपसे भरपाई होगी। हम नागरिक होने के नाते, जैसे आकाश जी ने बोला, संदीप जी ने बोला, हम नागरिक होने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी बनती कि एमसीडी हमारा नहीं सर, तो यानी कि जिनके पास अगर 2000 सर सुनिए ना सर, मैं चाहती हूँ कि इस डिबेट में कोई कंक्लूजन निकले, अधूरी बात ना रह जाए। अगर जिसके पास 2004 की पर्ची नहीं है तो सर फिर उसका क्या पेनल्टी लगेगी, उसको क्या नुकसान होगा? नहीं, मुझे अभी तक तो हमने 100% माफ किया था। पीछे लास्ट मंथ मार्च तक स्कीम थी, हमने 100% पिछला पुराना माफ था कि आप करंट ईयर का दे दीजिए, पिछला पुराना आपका माफ हमने स्कीम भी दे दी। तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने उसका लाभ लिया है, ऐसा नहीं है। और हमने जो कमर्शियल लोग टैक्स दे रहे हैं उनको भी, उनके लिए भी स्कीम निकाली थी, करंट लास्ट 3 ईयर का आप पे करिए, पिछला पुराना आपका माफ हो जाएगा। लेकिन जब हम कहते मैंने दिया, सिस्टम कहता नहीं दे, तो वी हैव टू प्रूव, हमें कहीं ना कहीं सिस्टम को प्रूव तो करना पड़े, या तो हमारा नंबर जनरेट, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इजाफा 500% तक का हुआ है। आपने कहा बातों बातों में कि इतना ज्यादा हाइक नहीं है, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे। किराना शॉप अगर 240 रुपए वो देते थे तो अब उन्हें 4760 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, सीधा 5000 हो गया। 15 सालों से 20 बेकरी, सिनेमा ऑपरेशन, कैंटीन, बोर्डिंग, लोडिंग, बार्बर शॉप, आयरन प्रेसिंग, लॉन्ड्रीज का जिक्र करूं, कॉफी हाउस। अब मैं सबको बताऊंगी तो मुझे इसके लिए पूरा 1 घंटा चाहिए होगा। आपने ये बात अच्छी कही है कि संभावनाएं हैं कि इस पर अभी विचार विमर्श होगा। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं माफी चाहती हूं आप सभी से, मेरे पास वक्त नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का कोई रास्ता निकाला जाए कि आम दिल्ली वालों की जेब पर असर ना पड़े, क्योंकि कमाई उतनी नहीं है जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है। बार बार ये बात कही जाती है। और अगर आप एक चीज महंगी खरीद लेंगे, 4 चीजें लाइन में खड़ी है वो भी महंगी होने के लिए, तो कहीं ना कहीं तो लोगों का ख्याल रखना होगा और इन्हीं लोगों को रखना होगा। हमारे नेताओं को ऐसी नीतियां बनानी होंगी।